बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा सफारती शोबे में यानी अमूर ख़ारजा में एक गैर मुल्की केबल ने पाकिस्तान में इतना तहलका मचाया और बिलाखिर इसी केबल के ऊपर सुबह शाम बात होती रही। कभी किसी मीटिंग में ये केबल डिस्कस हुई और बिलाखिर इसके ऊपर एक हुकूमत चली गई। आखिर अमेरिका से आने वाली इस डिप्लोमेटिक केबल में क्या इंफॉर्मेशन थी जो इतनी तहलका खेज थी, जिसे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बार बार अपने इंटरेक्शंस में, अपनी तकारीर में, कौमी असम्बली में, पब्लिक जलसों में, कौम से खिताब में ये केबल एक कागज़ की सूरत में लहराई और इसमें कहा कि इसके अंदर एक साजिश है और उस साजिश के नतीजे में इनकी हुकूमत को ख़त्म किया जा रहा है और हतमी तौर पर उनकी हुकूमत फिर ख़त्म हुई। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये डिप्लोमेटिक केबल्स क्या हैं, इसके अंदर क्या असेसमेंट होती है और ये जो ताज़ा केबल है इसके अंदर पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से क्या असेसमेंट थी, क्या जायज़ा था, क्या वाकई कोई मुदाखलत थी, साजिश थी। खुल के बात करेंगे और ताकि इस मामले की गहराई तक पहुँच सकें। बेहतरीन पैनल हमारे साथ मौजूद है। एम्बेसडर नजम साकिब साहब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, तवील अरसे तक वजारत ख़ारजा के साथ मुंसलिक रहे और स्पेशल सेक्रेटरी के अहदे तक पहुँचे। आजकल अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तज्ज़िया और तबसरे करते हैं। बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, डायरेक्टर सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ और एक्सपर्ट बैनुल-अक़वामी अमूर पे वाशिंगटन में भी काम कर चुके हैं। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, आपका भी शुक्रिया। और किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब सेक्रेटरी डिफेंस रहे हैं और डिफेंस एनालिस्ट हैं। पाकिस्तान के अमूर, इलाकाई अमूर, बैनुल-अक़वामी अमूर, डिफेंस स्ट्रेटेजिक मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं। जनरल लोधी साहब, आपका भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। एम्बेसडर नजम साकिब साहब, ये देखिए केबल्स तो वजारत ख़ारजा में बहुत आती हैं। पहले ये बता दें कि केबल होती क्या है और इसके अंदर क्या लिखा जाता है। कुछ ये पहले बता दें कि ये केबल्स, ये पहली मरतबा ये मामला चूँकि खुल के सामने आया है और जो खुफिया केबल्स हैं वो पब्लिक हुई हैं, तो पहले ज़रा समझा दें हमारे देखने वालों को कि ये सफारती केबल है क्या। जी शुक्रिया मतीन साहब। इससे पहले कि मैं आपको इसकी साख्त, हैयत, नेचर और एक्सटेंट बताऊं, ऐसे ही आप बात कर रहे थे तो याद आया कि सिफारती तारीख़ में यानी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में ये एक वाहिद केबल है जो कि जिसकी बुनियाद पे हुकूमत चेंज हो गई और वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने इसको अपना सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बताया। जो आपके सिफारत खाने बहुत सारे मुल्कों में हैं, तकरीबन हमारे 100 से ज़्यादा सिफारत खाने, कौंसलेट्स जनरल हैं जी। ये केबल जो है, और उसमें हम ईमेल इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, हम फैक्स भी अभी तक इस्तेमाल करते हैं, हम डिप्लोमेटिक बैग इस्तेमाल करते हैं जो कि खतूत वगैरह आते हैं। केबल एक ख़ास किस्म की कम्युनिकेशन होती है और उसमें ये चीज़ अस्यूम की जाती है कि ये एक सेंसिटिव मामला है और इसको कोई भी मिशन, फॉर इंस्टेंस इन दिस केस वाशिंगटन में जो हमारी एम्बेसी है, उन्होंने जब इस मीटिंग के बाद देखा तो ख़ास हसास किस्म की चीज़ें आप उसमें कोडेड फॉर्म में भेजते हैं, कोडेड फॉर्म में भेजते हैं फॉरेन ऑफिस, ताकि कम्युनिकेशन महफूज रहे, ताकि महफूज रहे। और उसके कोड जो हैं वो बड़े, यानी हर 2-3 महीने बाद हमें बदलने पड़ते हैं क्योंकि दुश्मन की नज़र होती है उस तरफ। वो कोडेड चीज़ आती है फॉरेन ऑफिस में, उसको डी कोड किया जाता है, उसको हम कहते हैं डिसाइफर करना। उसको डिसाइफर करके फिर उसकी देखे जाता है सर्कुलेशन कितनी है, उसमें प्रेसिडेंट के पास भी जाता है, आर्मी चीफ के पास भी जाता है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के पास भी ये चीज़ जा सकती है, प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है। अब ये याद रहे कि ये सफ़ेद कागज़ नहीं होता। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि इसके 3 रंग होते हैं केबल के। एक होता है पिंक यानी गुलाबी, एक होता है येलो यानी पीला, और एक होता है ग्रीन यानी कि सब्ज। अब ये डिपेंड करता है क्योंकि केबल्स जो हैं वो फॉरेन ऑफिस से भी मुख्तलिफ मिशंस को जाती हैं, उसको भी केबल ही कहते हैं, साइफर कहते हैं, टेलीग्राम हिदायत देनी हो, कोई मैसेज देना बिल्कुल हो। और वो नॉर्मली एक चलते फिरते मिशन में, एक चलते हुए मिशन में आपको हफ्ते में 3, 4, 5, 6 जिस पे लिखा होता है कि फॉरेन सेक्रेटरी
फॉर एम्बेसडर, जिस तरह नॉर्मल मैसेजेस होते हैं और उसमें सारी वो हिदायत होती हैं। अब ये जो ख़ास किस्म की केबल, साइफर या सेविंग्राम या टेलीग्राम या तार, इसके कई नाम हैं, ये जो असद मजीद साहब ने वहां से भेजी, अब इसमें देखना यह है कि एम्बेसडर ने, आपने बड़ा अच्छा बताया असेसमेंट, सबसे पहले उन्होंने लिखा होगा कि मेरी सो एंड सो से, डोनाल्ड लू से मेरी मीटिंग हुई जी, इस दिन हुई, ये मिनट टेकर था, ये मुंदरजात हैं। उसके बाद वो कहेगा कि लिखेगा असेसमेंट, अंडरलाइन करके अपनी असेसमेंट बताएगा। मैं हैरान होता हूं, इतनी ज्यादा बातें हुई हैं ये पिछले, जब से वो लहराया गया है वो सफेद कागज, मैं बता चुका हूं कि वो सफेद कागज नहीं होता, तो उससे अब तक ये अभी तक किसी ने नहीं पूछा कि सफीर साहब ने वो असेसमेंट में क्या लिखा है, क्योंकि मंदरजात तो कुछ भी हो सकते हैं। अब सफीर असेसमेंट देता है कि देखिए ये मुलाकात हुई, इसमें जेस्चर्स इस तरह के थे, इसमें बॉडी लैंग्वेज इस तरह की थी, इसमें मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं ऐसे है, लिहाजा फिर उसके बाद वो रिकमेंडेशंस अपनी देता है, रिकमेंडेशन देते हैं। जी सैयद मोहम्मद अली साहब, ये जो रिकमेंडेशंस केबल के अंदर आती हैं, एक असेसमेंट होती है, एनालिसिस होता है और एंड में कहते हैं कि रिकमेंडेशंस आर सजेशंस बाय एम्बेसडर। तो केबल में जो एम्बेसडर की रिकमेंडेशन है या सिफारिशात हैं, वो फौरी तौर पर बाइंडिंग होती हैं, कीपिंग इन व्यू, जिस तरह नजम साकिब साहब कह रहे हैं, सेंसिटिविटी ऑफ दिस सिचुएशन। और उस वक्त वाकई ताल्लुकात पाकिस्तान और अमेरिका के बहुत क्रूशल स्टेज के ऊपर थे, एक सर्द महरी आ चुकी हुई थी, और जिस तरह के साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि क्लियर लिखा हुआ था केबल के अंदर कि वज़ीर आज़म का नाम लिखा हुआ था कि जब तक ये हैं ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती। जी, योर टेक। बहुत शुक्रिया। देखिए, इसको थोड़ा सा मैं आई थिंक बहुत जामिया एम्बेसडर साहब ने एक्सप्लेन किया कि उसकी जो टेक्निकल रियलिटीज़ हैं, कैसे वो ऑपरेशनलाइज होता है, उसकी नौइयत क्या होती है, उसका कंटेंट क्या होता है। मैं इसको जो उस वक्त का टाइम और इन्वायरमेंट और सर्कमस्टेंसेस थे उसमें कंटेक्चुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ। जी, आप देखिए, अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव पिछले 75 साल में आता रहा है, और पाकिस्तान की भी जो अमेरिका के साथ तवक्कुआत हैं उनमें काफ़ी हकीकत पसंदाना मतलब अब हम उस अंदाज़ में देखते हैं। हमारी कोई बहुत ज़्यादा खुशफहमियाँ नहीं हैं, चाहे वो 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, कारगिल का वाक़या हो, हमारे न्यूक्लियर टेस्ट हों, हमारे ऊपर न्यूक्लियर सैंक्शंस और रजीम्स जितनी आई हैं, तो एक अमेरिका के साथ एक बड़ी पावर के हवाले से जो हम पे दबाव रखा गया है वो तो किसी और ताकत ने कभी भी नहीं रखा जितना अमेरिका ने रखा है, और ऑन रिकॉर्ड रहा और तमाम मामलात पे, ठीक है ना। तो हमारे लिए हमारी सफारत, हमारे जो सफारतकार हैं और जो हमारा दफ्तर खारजा है, उनसे ज़्यादा तो किसी को एक्सपीरियंस नहीं है अमेरिका के प्रेशर को लेने का। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह कि अफगानिस्तान से जब अमरीकी अफवाज गई और अमेरिका ने डिसाइड किया कि जी मिलिट्री मिशन, सदर बाइडन ने कहा कि ख़त्म हो गया, तो आपकी ज़रूरत उनके नज़रों में कम हो गई है, ठीक है ना। अब आपको ये अच्छा लगे या बुरा लगे, ये इसी तरह ही अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो इस वक्त मेरी समझ में नहीं आता कि एक जूनियर सतह का अफसर, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अगर अमेरिका, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने, आप गूगल कर लें, दुनिया में शायद 50 मुल्कों की रिजीम्स चेंज की होंगी जी, लेकिन वो अगर वो करना भी चाहते हैं तो क्या वो बुला के बताएंगे बाज़ाब्ता तौर पे जी मैं आपकी रिजीम चेंज करने वाला हूँ, मतलब आप तैयार हो जाएं। और अच्छा, और फिर जिसकी रिजीम चेंज, अब मैं आखिरी बात अपनी आज़ादी तज्जिया दे रहा हूँ, अच्छा जिसकी रिजीम चेंज, जिसको ये खतरा है कि मेरी रिजीम चेंज हो जाएगी, वो खुद क्या करता है, वो रिजीम चेंज कर देता है। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, जिसको खतरा है वो रिजीम चेंज कर देता है। तो ये तो अगर खतरा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को था तो उन्हें तो अपनी हुकूमत नहीं तोड़नी चाहिए थी। इसका मतलब है कि समथिंग इज़ डिफरेंट। केबल के अंदर कुछ और चीज़ थी, अगर केबल के अंदर जो चीज़ थी उसके ऊपर तो इम्प्लीमेंटेशन खुद खान साहब ने कर दी। तो आप समझते हैं कि केबल्स के अंदर जो बाहर से कम्युनिकेशन आती है वो उसको एक्सप्लाइट किया इस सारी सिचुएशन में, क्या वो वाकई इस नौइयत की थी कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बिल्कुल इरिटेटिंग लेवल पे थे, जिस तरह कि उन्होंने यूएस ऑफिशियल को कोट किया? योर टेक प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो दोनों भाई ने बता दिया ये केबल क्या होती है, इसमें क्या हो सकता है। मेरा अपना तजविया ये है कि एक साइड ने
केबल को या जो भी उसका आप नाम लें उसको ओवर प्ले किया है, ग्रॉसली ओवर प्ले किया है, और दूसरी साइड ने उसको ग्रॉसली अंडर प्ले किया है। यानी कि एक साइड कह रही है कि ये झूठ है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता, और दूसरी साइड कह रही है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है उसके एक कागज की बुनियाद के ऊपर। तो मेरा ख्याल असल बात कहीं बहन बहन है। ये मैं मोहम्मद अली साहब की बात से मानता हूं कि सावजर है उसमें वो ये लिख कर तो नहीं देंगे कि हम आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, लेकिन सफारती सतह पर मुख्तलिफ इंडिकेटर्स होते हैं और आपको क्लूज दिए जाते हैं। तो ये कहना कि नहीं उन्होंने इसमें कोई क्लू नहीं दिया होगा, ये मैं नहीं मानता। ये खैर बैठे हुए साथ साकिब साहब, इनका तजुर्बा है कैसे वो अपनी चीजें पेश करते हैं। जरूरी नहीं कि हाईएस्ट लेवल पे करते हैं, बाज़ औक़ात बहुत लो लेवल पे करते हैं और जान के करते हैं ताकि वो आराम से उस सिचुएशन में से निकल सकें। देखने की बात यह है कि जो कुछ खदशात का इजहार कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो चीजें हुई भी या नहीं, अभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने खुद कर ली, वो एक अलग बात है, उस पर बहस में हम नहीं पढ़ते, लेकिन कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। उसके मंदरजात जो है वो तो मेरा ख्याल है कि अभी इट इज अ फोरगॉन कंक्लूजन कि जो उसमें है वो हम सबको मालूम है अब तकरीबन, और जो उसमें नहीं है वो भी हम सबको मालूम है। मतलब उसमें ये बात तो है, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की स्टेटमेंट कह रही है, और उसमें तो सारे पीटीआई के लोग नहीं है ना, उसमें बाकी लोगों ने अगर एंडोर्स किया है कि इसके अंदर नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, जिसका मतलब क्रूड तरीके से कोई बात पेश की गई है। हाँ। जी, दूसरा उसमें ये कहा गया कि इंटरफेरेंस है इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ द कंट्री। तो ये अगर दो चीजें हैं तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। और फिर जब डिमार्च आप अमेरिका जैसे मुल्क को आप सजेस्ट करते हैं कि डिमार्च करें, तो फिर ये कहना कि ये कोई चीज नहीं है, ये बेवकूफ़ है। मेरा अपना एक है, मैं जहां जहां गलती हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक, फॉरेन ऑफिस को अच्छी तरह ब्रीफ करना चाहिए था किसी को कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये होती है ये केबल, ये चीज है, ये कोई किस किस्म का डॉक्यूमेंट है और ये असेसमेंट है और ये इसके अंदर एक थर्ड जहन इन्वॉल्व है, तो ये चीज और यहाँ तक है। और दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये ध्यान, एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब को ये ध्यान रखना चाहिए था कि ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जब तक आप कोलैबोरेट नहीं कर पाते इसको दूसरी चीजों के साथ तो ये कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकती। आप इसको मेडलिंग इन दी इंटरनल अफेयर्स कह सकते हैं, इंटरफेरेंस कह सकते हैं, और वहां पर जब तक आप इसको ना उसका लिंक एस्टेब्लिश कर सकें, जैसे मिसाल के तौर पे कि जिसके टाइमिंग्स देखें, आप ये देखें कि कितने मगरबी ममालिक के मुख्तलिफ सफ़ीर जो हैं उन्होंने कितनी मुलाकातें की मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स के साथ इन्हीं दिनों में, और ये मुलाकातें फ्रीक्वेंसी में क्या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी थी या ज्यादा थी, ऐसी चीजें एस्टेब्लिश करते। और अगर ये 1 महीने पहले की आई हुई थी तो इस पर हो जानी चाहिए थी इंक्वायरी। तो बगैर इंक्वायरी के किसी को गद्दार कहना, बगैर इंक्वायरी के कहना कि बाकी लोग इसके मोरे बन गए, ये उनकी गलती थी। लेकिन जो पहला हिस्सा था वो बिल्कुल दुरुस्त है कि इस किस्म की इंटरफेरेंस हुई है। और थोड़ी सी गलती मैं फॉरेन ऑफिस की समझता हूं कि उनको अच्छी तरीके से बताना चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये क्या चीज है, इसका क्या इस्तेमाल नहीं करना है, क्या इस्तेमाल करना है। मेरा ख्याल इसके अंदर फिर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी थोड़ी सी जो है वो शामिल होगी। तो मैं ये कहूंगा कि ओवर प्ले किया गया है और अंडर प्ले किया गया है। असल बात बैन बैन है। तो हम तीनों भाइयों को ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि हम इसको ये कहें कि गलती उनकी है या उनकी है। हमारा काम यही है जो हमने किया है कि इसकी जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो सबके सामने रख दें। जी नाज़रीन, इस तेल का खेस केबल के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर ब्रेक। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और ब्रेक पे जाने से पहले जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने एम्बेसडर नजम साकिब साहब बड़ा अहम नुकता उठाया कि वजारत ख़ारजा की एडवाइस अप टू मार्क नहीं थी, जिस तरीके से एडवाइस करना चाहिए था उसके ऊपर भी तो हम बात करेंगे। लेकिन आप ये बताइए कि ये भी इतलात आई कि इस केबल को वजारत ख़ारजा में इसके कंटेंट के ऊपर कुछ रद्दो बदल किया गया और बाकी स्टेक होल्डर्स को इसकी कॉपीज़ नहीं दी गई।
सिर्फ इसको फॉरेन मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर तक दे दिया। DGISI खुल के बात करेंगे चूंकि एक नेशनल मामला है, आर्मी चीफ तक बर वक्त कापी नहीं गई। सवाल आपसे यह है कि क्या केबल के कंटेंट में तब्दीली मुमकिन है? बांग्ला में एक बात कही जाती है मतीन साहब, शब कथा तो शबाए के बोला जाए ना, कि सारी बातें तो सबको नहीं बताई जाती, लेकिन जितनी बताई जा सकती है मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। देखिए, जल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, मेरे भाई सैयद मोहम्मद अली ने भी अपना बिल्कुल ठीक तज्जिया दिया, मैं इत्तेफाक करता हूँ इन दोनों के तज्जिए से। जी, जहाँ तक इसका ये है कि फॉरेन ऑफिस को चाहिए था कि वो जाके सही एडवाइस देता, वजीर आजम के पास जाते, ये वो सबसे पहले तो ये देखिए कि जब कोई भी साइफर आती है उसको उसकी तरसील का और उसको पहुंचाने का एक तरीका है, वो बाई हैंड फॉरेन सेक्रेटरी नहीं लेके जाता। अच्छा, वो कैसे पहुंचाई जाती है? वो एक लिफाफे को सील किया जाता है बाय स्पेशल मैसेंजर, वो भिजवा दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, COS के पास, जिन जिन जगहों पे उन्होंने भिजवाना होता है फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो डिसाइड करता है, या उस पर लिखा होता है उसकी जो साख्त होती है या उसकी जो कैटेगरी होती है। तो लिहाजा ये साइफर भी मेरे यानी तजुर्बे के मुताबिक ये बाई हैंड नहीं गई। अच्छा, इससे पहले मैं ये बात बड़ी वजाहत से बताना चाहूँगा, करना चाहूँगा वजाहत, कि ये केबल जो है ये अमेरिका ने नहीं लिखी, ये अपने सफीर ने लिखी है। बिल्कुल ये चीज ये केबल, ये जो मैसेज, मरासला, साइफर, तार, टेलीग्राम जो भी है, ये मेरे अपने सफीर ने, जिसका नाम असद मजीद है, उसने लिखी है। हमारे अपने ऑफिशियल्स ने इसको कोड डीकोड किया है, इसको हमारे ऑफिशियल्स ने लिफाफा बंद करके फॉरेन सेक्रेटरी की इजाजत से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भिजवाई है। अब ये जो आप कह रहे हैं, तो ये बड़ा जरूरी है कि उन्होंने लिख के हमें ये कहा है, उन्होंने बिल्कुल लिख के नहीं कहा। और एक और बात, ये जन साहब ने बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं, उन्होंने लिख के नहीं कहा। भाई आपकी ये समझिए एक खत है, एक मरासला है जो आपका सफीर लिख रहा है। अब आते हैं इसकी तरफ, मैं ये नहीं चाहूंगा आप मुझे 2 मिनट दें इस पे बोलने के लिए। अब आपको मीटिंग है और उसमें भी जिस तरह रियाज मोहम्मद खान साहब ने आज बड़े अच्छे तरीके से, यानी कल जो है जो आया अखबार में, उन्होंने बता दी 2-3 बातें कि अगर आपने वाकई थ्रेट देना है तो आप सफीर को अपने पास बुलाते हैं। ये नहीं कि आप सफीर के फॉर्मल किसी यानी फेयरवेल लंच पे आए हुए हैं और आपने फौरी तौर पे गन निकाली है और कहा कि ऐसे ऐसे। नंबर 1। नंबर दो, फर्ज करें कि एक फॉर्मल मीटिंग है जिसमें हमने सुना जी मिनट टेकर्स वगैरह भी हैं। अब यही अल्फाज, इतने सख्त अल्फाज, या तो डोनाल्ड लू अपने हवास में नहीं थे, दुनिया में कोई डिप्लोमैट, फॉरेन ऑफिस का ऑफिशियल इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल ही नहीं करता, चाहे वो किसी भी मुल्क के एम्बेसडर के साथ हो। मैं कहता हूं आपकी जंग हो रही है 2 मुल्कों की, लेकिन ये लबो लहजा इख्तियार नहीं किया जाता। ना सिर्फ लबो लहजा, बल्कि जो कंटेंट्स हैं कि अगर इमरान खान रहे, नाम लेके बिल्कुल, अगर इमरान खान रहे तो फिर हम देख लेंगे, और अगर वो कामयाब हो गई तो फिर सब चीजें माफ हैं। ये वो चीजें हैं जो असिस्टेंट सेक्रेटरी लेवल का तो दूर की बात है, फॉरेन मिनिस्टर भी, एंटनी ब्लिंकन भी ये सोच नहीं सकता, कहेगा भाई मुझे बताइए, अगर आपने साजिश करनी है तो आप बताएंगे कि हम साजिश कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि आपने उसको किस तरीके से लिया। अब मुझे अगर आप पूछें जी नजमुल साकिब साहब, बड़ी बातें कर रहे हैं आप अगर सफीर होते तो क्या करते? मतीन साहब जी, मान लीजिए कि इसी तरह डोनाल्ड रू हमारे सामने बैठा है, डोनाल्ड रू जी, और वो कह रहा है कि आपकी अदम तहरीक आई और ये और वो। मेरा सबसे पहले उसको सवाल होगा कि एक्सीलेंसी, डोंट यू थिंक दैट इट इज इंटरफेरेंस इन माय ओन कंट्रीज इंटरनल मैटर? नंबर 1। नंबर दो ये है कि आप कौन होते हैं? हम अगर बात करेंगे कि यानी डोनाल्ड ट्रंप को वापस आना चाहिए या फलाना, तो आप तो हमें उसी वक्त पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे के निकाल देंगे इधर से कि आप हमारे मुल्क में मदाखलत कर रहे हैं। तो मुझे ये पता लगना, मुझे जानना है कि असद मजीद साहब ने जवाब क्या दिया। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये मदाखलत है? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये चीज आपको जेब नहीं देती? और तीसरी बात कि अगर आपका ये इरादा है तो मैं अभी अपने मुल्क बताऊंगा और आप मुझे लिख के दें, मैं कल एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करना चाहूंगा।
इसमें बहुत सारे सीरियस सवालात हैं जो मेरे ख्याल में सफीर साहब ने नहीं पूछे, जो उनको बहसियत सफारतकार पूछना चाहिए था। सैयद मोहम्मद अली साहब, आप समझते हैं कि पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान के पार्ट पे कुछ सवालात उठते हैं, जिस तरह के जिस तरफ इन्होंने इशारा किया कि उन्हें फौरी तौर पे उनको रिमाइंड कराना चाहिए था, एक्सीलेंसी, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, या एम्बेसडर का काम या डिप्लोमेट का काम है चुपके से दूसरे मुल्क के आला हुकाम की बात सुनता रहे, उससे नोट करके पहुँचा दे। कैसे, चूँकि आपने वाशिंगटन में रिपोर्टिंग भी की है, डिप्लोमेटिक रिपोर्टिंग भी की है, तो कैसे मामला चलते हैं? हमारे सफारतकार क्या बोलते हैं उनसे, या जब वो जो कहते हैं उसी तरह डायरी लिख दी, केबल बना दी उसी तरह? जी देखिए, मैं बहुत पुरमग़ज़ गुफ्तगू हो रही है, मैं थोड़ा सा इस मामले को, चूँकि हसास मामला है, कौमी सलामती का मामला है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि गैर जज्बाती अंदाज में देखने की कोशिश की जाए। ठीक है, देखिए बात यह है कि जिस तरह मैंने पहले अपनी इंटरवेंशन में कहा कि 75 साल से आप एक सुपर पावर से डील कर रहे हैं, और ये कोई बहुत, चाहे करीबी ताल्लुकात रहे हों, जनरल साहब आपको बेहतर बताएंगे, लेकिन कुर्बत के बावजूद ये बहुत खुशगवार ताल्लुकात कभी भी नहीं रहे हैं। खुशगवार कभी नहीं रहे। देखिए, आप जनरल के आरिफ पुराने वाइस चीफ से उनकी किताब पढ़े वर्किंग विद ज़िया, उसमें वो कोट करते हैं कि रॉबर्ट ओखले यहाँ पे एम्बेसडर था, और वो आके डायरेक्टली आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के सामने प्रेसिडेंट को थ्रेटन करता है कि वी विल नेवर अलाउ यू टू बी इन द सेम पोजीशन एज इंडिया। तो बात यह है कि एक सुपर पावर तो का पास की हिस्ट्री बिल्कुल, एक सेकंड, आप जानते हैं कि धमाकों के ऊपर हमें 5 प्रेशर आया, हाईएस्ट लेवल से प्रेशर आया, अमेरिकी प्रेसिडेंट की तरफ से प्रेशर आया। तो बात क्या है कि आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए? आप चुप कर जाएं, ये चीज है, रिएक्शन क्या होना है? रिएक्शन का की ऑप्शंस क्या हैं एक डेवलपिंग कंट्री की? ठीक है, आप उनको जवाब में तड़ी लगा दें, या आप डिप्लोमेटिक तरीके से अपने इंटरेस्ट को गार्ड करें विदाउट। अभी आप देखें कि इंडिया का जो 2+2 उनका स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है, उसमें ब्लिंकन के साथ खड़े हुए एक अमरीकी सहाफ़ी ने इनसे पूछा कि जी आप अमेरिका की हेल्प और सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे यूक्रेन में? उन्होंने कहा जी हमारे इंटरेस्ट में नहीं है ये, एंड थैंक यू फॉर एडवाइजिंग मी हाउ टू रन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने उनको फारिग कर दिया पोलाइटली तरीके से। तो बात ये कि गुस्सा करना वाहिद ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। आप इंतहाई एस्ट्यूट, जहां दीदा और जिम्मेदार सफारतकार हैं। जिस तरह वैसे साहब ने कहा, मलिया लोधी साहिबा ने कुछ दिन पहले भी यही बात की कि मोर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तानी सफ़ीर को अगर कोई आला अमरीकी अहदेदार को इस तरह की बात कहता भी है, तो उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ये तो बाद की बात है कि वो सेंटिमेंट को कन्वे करे या अपनी असेसमेंट दे। पहली जिम्मेदारी क्या है? उसने खुद, उसको पता है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट क्या हैं, पाकिस्तान की रेड लाइंस क्या हैं, पाकिस्तान का बयानिया क्या है। क्या उसने उस पाकिस्तानी नेशनल सेंटिमेंट, नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसी की रेड लाइंस की कमा हक़्क़हू नुमाइंदगी और तर्जुमानी उस मौके पे की या नहीं की? दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जी, जनरल नईम खालिद लोधी साहब, चूँकि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जी फौजी अड्डों का क्या कहा गया था, लेकिन DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा कि अगर कोई ऐसी बात होती तो हमारा भी वही जवाब होता जो साबिक वज़ीर आज़म का होता। तो अब इसके अंदर फौजी अड्डों की भी बात हुई है, क्या इस केबल के पस मंज़र में यही एब्सोल्युटली नॉट था या कोई और वजह थी? अच्छा, पहले तो बस इस केबल वाले मसले को तो ख़त्म करते हैं ना। मेरा ख्याल है कि हम तीनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ज़्यादा और मालूमात हासिल करने की ज़रूरत है या कोई इंक्वायरी की ज़रूरत है। उन्होंने जवाब दिया नहीं दिया हमें क्या पता, हो सकता है जवाब दिया हो और बहुत अच्छा जवाब दिया हो, और वो जो सारे कंटेंट्स हमें उसके भी नहीं मालूम जो केबल है। तो मेरा ख्याल चूंकि एक्स गवर्नमेंट भी चाह रही थी कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो, मौजूदा गवर्नमेंट ने भी इसका इंडिया दिया है, बातों में भी ये बात निकल रही है कि कुछ तशना चीज़ें हैं। तो अगर मुनासिब हो, मेरा ख्याल अगर जुडिशल इंक्वायरी हो जाए तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें ठीक हो सकती है। अभी ये बात है अड्डे मांगने की या ना मांगने की। देखिए, एक तो बात ये है कि जो सवाल पूछा गया वो एक मफरूज़ा था जी, क्योंकि अगर CIA आपसे अड्डे मांगे तो देखें, जब आप अगर करके कोई सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब तो देना होता है ना। जवाब तो ये अलग बात है, जवाब वो दुरुस्त है या नहीं वो अलग बात है। एब्सोल्युटली नॉट कहना चाहिए था, ये कहना चाहिए था कि मैं जब आएगी ये बात तो मैं कंसिडर करूंगा। सबसे अच्छी बात तो ये हो सकती थी, या ये कि एक मफरूज़े की बुनियाद पर मैं क्यों ये कहूँ हाँ या ना, या मैं पार्लियामेंट से पूछूंगा। 100 इसके तरीके थे, उसको उस पर हम बहस नहीं करते। लेकिन ये दोनों बड़े मंजे हुए लोग साथ बैठे हैं जी। जब अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया और साथ यहाँ पर हमारे एक तरफ ईरान है जिसके साथ उनकी काफ़ी चपकलिश है, उधर अफगानिस्तान है जहाँ से वो एक तरीके से काफ़ी ख्वार होकर निकले। तो मेरी अपनी असेसमेंट में
ये मुमकिन ही नहीं है कि वो पाकिस्तान की अहमियत को अपनी नजरों में कम कर दे, मुंह से चाहे वो जो मर्जी बोले जी। तो ये मोहम्मद अली बाग साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, अमेरिका अभी हमारी अहमियत कम हो गई है, बिल्कुल कम नहीं हुई है। अमेरिका की नजर में हमारी अहमियत बहाल है। वो सिर्फ पैंतरा उसने बदला है, वो अभी मिलिट्री बेस यहाँ पर नहीं मांग रहा था, वो यहाँ पर शायद इकोनॉमिक बेस, पॉलिटिकल बेस और ये जो ड्रोन हमलों वाली चीज होती हो सकता है। और आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे 2-3 वीडियोस चल रही हैं जिसमें ये चीज तकरीबन साबित है कि बेसिस उन्होंने मांगने की कोशिश की है दर पर्दा। मैं उसमें नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ये तकरीबन नामुमकिनात में से है कि इस अफगानिस्तान की सिचुएशन के बाद और जो सिचुएशन है इसमें ईरान में और जो हमारे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ और जिस तरीके से सीपैक आगे चल रहा है, इट इज नियरली इम्पॉसिबल कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, दे आर सो मच इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। इस पे अभी वक्त कम है, अब वो सवाल ब्रेक के बाद फिर अभी यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हम गुफ्तगू को आगे मंतकी इंजाम तक पहुँचाते हैं कि क्या इस केबल सैगा के ऊपर, इस केबल जिसे लेटर गेट भी कहा जा रहा है, इसके ऊपर क्या जुडिशल कमीशन बन जाए तो उससे क्या कुछ हद तक मामलात सुधर पाएंगे, कुछ खोज लगेगा। जी एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, जाते जाते जो है वो PTI की गवर्नमेंट कह गई कि जी ये हमने स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए इसको डी क्लासीफाई करवा लिया है और ये चिट्ठी अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले है। आप क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या कर सकती है ताकि हकाइक सामने आए? देखिए, जनरल साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से बता दिया है कि जुडिशल कमीशन हो, उसमें कोई ना कोई चीज़ जो सवाल रह गए हैं उनके जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि कौम को तसल्ली होना बड़ा ज़रूरी है। इसमें गुफ्तगू के दौरान बड़ी ब्रेक से पहले एक बात आई कि जी अमेरिका से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो कभी भी खुशगवार नहीं रहे। जी, वो सेंटो सीटो के ज़माने में क्या था, वो अयूब खान साहब जब वहां गए थे तो किस एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोटोकॉल दिया फिर गया। जब आपने चाइना के साथ आपने अमेरिका के ताल्लुकात ठीक कराए थे और उनको बातचीत पे राजी किया था, तो हमने कुछ अच्छे दिन भी देखे हैं। दूसरी बात, मैं जनरल साहब से इत्तेफाक करूंगा कि ये कहना कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद पाकिस्तान की, अमेरिका के निकलने या नेटो के निकलने के बाद पाकिस्तान की अहमियत खत्म हो गई, ये मेरे नज़दीक मेरी सियासी हिस्स और मेरी सिफारती हिस्स के मुताबिक कतई गलत है। वो इसलिए कि सिर्फ क्या अफगानिस्तान का मसला हल हो गया टू बिगिन विद, और वो तो अभी तक समस्या पड़ी हुई है। और उसके बाद ये कि इस खित्ते में एक हिंदुस्तान नाम का, इंडिया नाम का एक मुल्क है जो चाइना के खिलाफ है। वो इंडिया जिसको कि अमेरिका ने पुलिसमैन बना के यहाँ पे रखा हुआ है, उससे स्ट्रेटेजिक मुआहदे किए हुए हैं, उन्होंने वो आपस में एक दूसरे को बेसिस भी दे सकते हैं। तो उसका क्या पाकिस्तान निकल गया बीच में से? फिर चाइना, सीपैक और पूरे का पूरा जो आपका एनर्जी कॉरिडोर है मिडिल ईस्ट के साथ आपका होना, तो पाकिस्तान की अहमियत कम नहीं हुई। लेकिन एक यानी इस वक्त की आखिरी बात, हमें ये देखना है कि हम इस अहमियत को बजाय इसके कि इसकी एक झंडी पकड़ के हम दाएं बाएं फिरे, हमें आना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए हम इसको इस्तेमाल कैसे करना है। सैयद मोहम्मद अली साहब, वक्त कम है कि पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास की बात की गई है और मौजूदा गवर्नमेंट ने कहा है कि हम उस इजलास को बुलाएंगे, उसमें सफ़ीर को भी बुलाएंगे, उसमें आर्मी चीफ की जानिब से DG/ISPR ने कहा मिलिट्री लीडरशिप इज़ रेडी। तो आप इस पेशरफ्त को कैसे देखते हैं? क्या इससे कोई मामलात आगे जा सकते हैं? नहीं, आई एम श्योर कि ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाए और ये चीज़ें सामने आएँ, ताकि ये देखें, जिस तरह हम जनरल साहब ने भी कहा, एम्बेसडर साहब ने भी कहा कि ये वाली बात कि इसको ना कोई पार्टी सियासी अंदाज में रोड पे पाकिस्तान के कौमी सलामती के उमूर को और ख़ारजा पॉलिसी को लेके आए, बल्कि अगर वो वाकई पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी से सिंसियर है और नेशनल सिक्योरिटी से कमिटेड है तो उसको ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबली और टाइमली तमाम चीज़ें शेयर करनी चाहिए
और लीगल तरीके से, पार्लियामानी तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, बजाय कि ये चीज़ पॉलिटिक्स में नाराबाजी और इमोशनल तरीके से रोड के ऊपर पॉलिटिक्स की जाए। ये इररिस्पॉन्सिबल बात है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी बहुत रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर और एस्ट्यूट बिहेवियर के गमाजी करते हैं। आपको अगर कहीं से दबाव आ रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रही है या थ्रेट मिल रहा है, तो इसका क्या तरीका है? क्या आप उसको रोड पे लेके आएंगे और इमोशनल पॉलिटिक्स करेंगे? दूसरी बात यह है कि जो केबल्स हैं या जो सिफारतकारी है, इसमें आप बहुत कड़वी बातें तमाम ममालिक से करते हैं और करते रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन इसके ऊपर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं की जाती। आखिरी बात सिर्फ ये कि देखें, पाकिस्तान की 3 रेड लाइंस हैं। पाकिस्तान की आइडेंटिटी एज अ 220 मिलियन पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। आप अगर पॉलिटिक्स को रेडिकलाइज करेंगे और मैं मोमिन हूं और आप काफिर हैं, तो आपकी गैप ये पोलराइज कर देंगे सोसाइटी को। दूसरी बात कि आप फौज के अंदर जो है सियासत का अंसर ज़्यादा लाएंगे, और तीसरी बात कि आप इवन एटमी प्रोग्राम को भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में लाएंगे। तो ये चीज़ें, मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, मेरे ख्याल में ये तशवीश का मामला है। जनरल लोधी साहब, वे फॉरवर्ड केबल के ऊपर क्या महज तहकीकात होनी चाहिए या तहकीकात का तो जी तहकीकात को तो मैंने कह दिया है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक सबक जो इससे हमें हासिल करना चाहिए वो ये है कि जिसका काम उसी को साजे। जब आपने डिप्लोमेटिक और डिप्लोमेसी की कोई बात हो तो या तो आप उनके हवाले करें उनको बात करने दें जिनको करनी चाहिए, जिनको बात करने का सलीका आता है, या उनसे इनपुट लें कि भाई ये बात मैं किस तरीके से करूं। ये अब जब हम कहते हैं ना गेम चेंजर है फलानी चीज, ये तो देन यू शुड नो हाउ टू प्ले द गेम, अदरवाइज नथिंग इज गेम चेंजर। महज अल्फाजी नहीं होनी चाहिए, महज अल्फाजी नहीं, जिसका काम उसी को साजे। मैं तो ये भी कहूंगा कि इवन आर्मी को भी ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए जिसका डिप्लोमेसी के साथ ताल्लुक हो। अगर देनी है तो जरूर इनपुट्स लें फॉरेन ऑफिस से। फॉरेन ऑफिस मेन वैनगार्ड है हमारी डिप्लोमेसी का। उनको फैसला करना चाहिए कि कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, क्या कहना है, किसको कहना है, कब कहना है और क्या नहीं कहना है और किस वक्त नहीं कहना है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हमारी वजारत खारजा एक फोकल पॉइंट है, एक फोकल ऑफिस है जिसे हुकूमत को, मिलिट्री को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, बैरून मुल्क सफारतखानों को एडवाइस करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए पाकिस्तान के हालात, वाक़यात, पाकिस्तान की गिवन पॉलिटिकल सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में। एम्बेसडर नजमुल साकिब साहब, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।